मैं सोनू कुमार आप लोग के लिए फिर से क्लास 10 का चैप्टर 3 जो पोलिनोमियल है उसको लेकर आए हैं। ठीक है, तो उसमें बात करें तो फर्स्ट चैप्टर हो गया था, सेकेंड चैप्टर हो गया था पोलिनोमियल। अब थर्ड चैप्टर है, क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पेयर का मतलब होता है टू, ये समझ गए, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आप लोग पोलिनोमियल पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़े होंगे, तो उसी से रिलेटेड है ये लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें टू वेरिएबल, तो उसमें पढ़े होंगे कि लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में आपको बताया था कि वन वेरिएबल होता है, टू, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल आ गया है। जिसमें टू वेरिएबल होता है उसको टू वेरिएबल कहते हैं, जिसमें वन वेरिएबल आता है उसको वन वेरिएबल कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि देखिए यहाँ पे अगर इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखते हैं, तो सी, तो इसमें कितना वेरिएबल? एक वेरिएबल ये है और दूसरा वेरिएबल ये वाई है, क्योंकि ए और बी और सी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। यानी कांस्टेंट का मतलब जिसका वैल्यू फिक्स होता है उसको कांस्टेंट करते हैं, जिसका वैल्यू चेंज करता रहता है उसको क्या करते हैं? वेरिएबल करते हैं। तो ये लीनियर, और इसको ये पोलिनोमियल हो गया, बट इसको 0 कर देते, क्या हो गया हमारा? क्वाड्रेटिक। ये क्या हो गया हमारा? हमारा क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलिए डिफिनेशन की बात करते हैं। एन इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। जहाँ ए बी एंड सी का वैल्यू क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। बोथ ए एंड बी आर नॉन जीरो, और ए एंड बी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम, क्योंकि ए का वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। अगर बी का वैल्यू 0 होगा तो क्या हो जाएगा? ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। बोथ ए एंड बी का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा, बोथ ए एंड बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 0 हो गया तो ये हो गया, बी का वैल्यू 0 होगा तो ये होगा, और सी का वैल्यू 0 हो गया तो ये हो गया। इसीलिए ए बी का वैल्यू या फिर ए का वैल्यू या फिर बी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि ए का वैल्यू 0 होगा तो ये वन वेरिएबल हो जाएगा, बी का वैल्यू 0 होगा तो ये वन वेरिएबल होगा, दोनों का वैल्यू 0 हो गया तो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट टर्म आ गया, यानी कि इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। इसीलिए ए एंड बी का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यानी कि लीनियर इक्वेशन पढ़ लिए, पेयर का मतलब टू, यानी कि वही इक्वेशन को दो बार लिख सकते हैं, तो दो बार लिखने के लिए क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ हमको डिफरेंट करना पड़ेगा। तो A1 का वैल्यू कुछ अदर रखेंगे और A2 का वैल्यू कुछ अदर रखेंगे, तो हमारा टू वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पे A1 बाई A2, A1 एक्स प्लस B1 वाई प्लस C1 इजिकल टू 0 और A2 एक्स प्लस B2 वाई प्लस C2 इजिकल टू 0। तो ये वन वेरिएबल, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो टू वेरिएबल एक्स भी है और वाई भी है, टू वेरिएबल हो गया। और यहाँ पे दो इक्वेशन लिख दिए तो ये पेयर बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें केस की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस आता है कि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 होगा तो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं द लाइन में बी इंटरसेक्ट, द लाइन में बी इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। तो लाइन जो होगा एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, द लाइन में बी इंटरसेक्ट इन ए सिंगल पॉइंट। द पेयर ऑफ इक्वेशन इज ए यूनिक सोल्यूशन, यानी कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन होगा उसका यूनिक। देखिए एक लाइन ये है और दूसरा लाइन ये है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना, एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो इसी को बोलते हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो वैल्यू होता है इक्वेशन 1 में भी सेटिस्फाई करता है और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करता है। वही जो, यानी कि वो वैल्यू जो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करते हैं उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन। इससे कितना सोल्यूशन होता है? वन सोल्यूशन होता है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा वैल्यू आता है एक्स और वाई का जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करता है और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, और उसी को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, यानी कि उसी को बोलते हैं वन सोल्यूशन। ठीक है ना, जब ये केस आएगा तो उसमें कितना सोल्यूशन होगा? वन सोल्यूशन होगा। और इसकी एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सोल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जिसमें या तो वन सोल्यूशन हो, जिसमें वन सोल्यूशन हो, या मोर देन वन सोल्यूशन हो। मोर देन वन का मतलब 2, 3, 4 इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिसमें वन हो या मोर देन वन हो या मोर देन 2 हो, तो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिसमें नो सोल्यूशन होता है, जिसमें एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, जिसमें क्या होगा? नो सोल्यूशन, तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। आगे आएगा आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस की बात करते हैं। व्हेन जब
A1/A2 इक्वल टू B1/2, उसमें सिर्फ C1/C2 हम इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि A1/A2 और B1/B2 जब आगे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो वहाँ पे हमको सोल्यूशन नहीं दिखा, तो हमको उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होगा तब हम C1/C2 में ध्यान देंगे। अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो वहाँ पे C1/C2 में हम कोई आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हमको वहीं पे पता चल गया कि ये यहाँ से क्या होना चाहिए, सोल्यूशन होता है। अगर हम थोड़ा सा कहीं जाते हैं, अगर हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ यहीं पर हमको रास्ता है, तो आगे हमको जाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। उसी तरह से सोल्यूशन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो A1/A2 इसमें देखें केस 2 में A1/A2 इक्वल टू B1/B2, तो हम देखेंगे C1/C2 इक्वल है कि नहीं है। तभी इक्वल, जब इक्वल नहीं है तो क्या होगा, तो जो लाइन होगा द लाइन में भी पैरेलल, यानी कि लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा। जैसे रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे का जो ट्रैक होता है पैरेलल होता है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। द इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, इसका कोई सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट, यानी कि एक्स वाई का एक ऐसा वैल्यू जो दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई करता है। एक यानी कि इसमें कोई ऐसा वैल्यू नहीं है एक्स वाई को जो इक्वेशन 1 लाइन 1 को या फिर लाइन 2 में सेटिस्फाई कर, इसमें सेटिस्फाई नहीं करता, इसका क्या होता है, जीरो सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। इनकंसिस्टेंट, अभी बताएं कि कंसिस्टेंट आएगा, इनकंसिस्टेंट आएगा। कंसिस्टेंट का मतलब जिसमें 1 सोल्यूशन हो या 1 हो या मोर देन 2 हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। इसमें नो सोल्यूशन तो इसे बोलता है इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। और ए बी पैरेलल सी डी हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, केस 3 की बात करते हैं। तो देखिए केस 3 में क्या कह रहा है कि केस 3 when A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, उसमें था केस 2 में नॉट इक्वल टू, इसमें हो जाएगा C1/C2 इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल होगा तो लाइन में भी कॉनिसाइड, तो कॉनिसाइड का मतलब होता है ये क्या करेगा, वो एक लाइन ये है और दूसरा लाइन सेम इसी पे चला जाता है, तो ये क्या होता है, कॉनिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, उसको बोलते हैं कॉनिसाइड। तो इक्वेशन है इनफाइनाइट मोशन, तो इसका एक्स जो लाइन 1 होगा उसका जो इक्वेशन होगा उसमें जो एक्स वाई का जो वैल्यू होगा वो सेकेंड जो लाइन होगा उसमें क्या करेगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स वाई का ईच एंड एवरी पॉइंट का वैल्यू सेकेंड इक्वेशन के ईच एंड एवरी पॉइंट के वैल्यू को क्या करेगा, सेटिस्फाई करता है। इसी को बोलते हैं कॉनिसाइड। देखिए यहाँ पे ए बी इसी पे है और सी डी भी इसी पे है, तो ये लाइन ए बी कॉनिसाइड लाइन सी डी को क्या कर रहा है, कॉनिसाइड कर रहा है। तो कॉनिसाइड का द इक्वेशन है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इसका पास का कितना सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। लाइन कैसा होगा, तो कॉनिसाइड, लाइन कैसा होगा, तो कॉनिसाइड लाइन होगा, ठीक है ना। और ये कैसा होगा, तो ये कंसिस्टेंट पेयर होगा। कंसिस्टेंट का मतलब इसमें मोर देन वन या मोर देन वन सोल्यूशन, तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 केस होता है। 3 केस कौन कौन सा था, एक था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये था, इसमें जीरो सोल्यूशन था, ठीक है ना। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये था इंटरसेक्ट करेगा और इसमें कितना सोल्यूशन होगा, इस पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा तो 1 सोल्यूशन था, ठीक है ना। सेकेंड केस की बात करते हैं, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 था, यही ना था। तो इसमें क्या था, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये लाइन कैसा था, हमारा पैरेलल लाइन था। थर्ड केस की बात करते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तो इसमें लाइन जो होगा कॉनिसाइड कर रहा है, तो इसमें कितना सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, यानी कि ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे एक्स वाई का जो वैल्यू होगा फर्स्ट लाइन का सेकेंड लाइन पे भी यहीं पे होगा, तो क्या कर रहा है, हमारा कॉनिसाइड कर रहा है, ठीक है ना। अब बात करते हैं, चलिए इसमें अब यही था, थ्योरी इतना ही था कि हमको केस आइडेंटिफाई करना था कि वो कब उसमें 1 सोल्यूशन हो रहा है, कब उसमें 2 लाइन का इक्वेशन दे रहा है, तो दोनों लाइन है कब इंटरसेक्ट कर रहा है, कब पैरेलल हो रहा है, कब कॉनिसाइड कर रहा है। तो ये 3 केस है, जो तीनों केस को आपको याद रखना पड़ेगा और याद रखिएगा तो इसी से आपको क्वेश्चन। अब चलिए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें हमको क्या करना है, टॉपिक वाइज टॉपिक बनाना है, यानी कि एक चैप्टर एक ही दिन में नहीं पढ़ाएंगे, एक चैप्टर एक दिन में पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको कुछ नहीं समझ आएगा। तो आज हम सिर्फ पढ़ाए हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका केस बता रहे हैं कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कब वो उसमें 1 सोल्यूशन होगा, कब उसमें नो सोल्यूशन होगा, कब उसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट अगला दिन जो वीडियो आएगा उसमें एलिमिनेशन आएगा, अगला दिन आएगा जो वीडियो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा, सिर्फ 1 टॉपिक की बात करें। और अगला दिन जो आएगा उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। तो 1 डे 1 सिर्फ टॉपिक पे बात करेंगे और आपको आसानी से समझना, उससे कुछ क्वेश्चन दे देंगे आपको, आप बनाइए या फिर अदर बुक से देखिए उसमें क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपसे ज़रूर बनेगा, ठीक है ना। यानी कि उसी टाइप का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन है, डू द फ्लोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। क्या जो ये पेयर दिया है इसमें ये जो लाइन इक्वेशन दिया है, ये 1 इक्वेशन ये 2 इक्वेशन है, तो इसका क्या इसमें नो सोल्यूशन है कि नहीं। अगर है
तो अपने आंसर को सेटिस्फाई कीजिए, अगर नहीं है तो अपने आंसर को सेटिस्फाई करना है कि अपने जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है ना, सेटिस्फाई कराना कि क्या हमने जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया है इसको क्या करना है, ये जो है 2x + 4y और 3 को तो -3 = 0 हम लिख लेंगे, ठीक है। जब ये लिखने तो इसमें a1 ये हो गया, a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2, जो आपको यहाँ पे a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 4, c1 का वैल्यू -2। उसी तरह से इसमें भी आपको लिख दिए हैं a1 a2 b1 b2 का वैल्यू इसमें भी लिख दिए हैं। कंडीशन फॉर नो सोल्यूशन, लेकिन नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन था, a1/a2 = b1/b2 बट c1/c2 नहीं है, यही ना हमारा कंडीशन था जो नो सोल्यूशन के लिए था, इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, a1/a2 का रेशियो निकालेंगे, b1/b2 का रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे a1/a2 का रेशियो निकालेंगे, यहाँ पे b1/b2, यहाँ पे c1/c2 का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे 1/1 और देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जब रेशियो निकाल दिए हैं तो देखे हैं तब पुट यानी कि पुट किए हैं वैल्यू का a1/a2 का, तो a1/3 = 1/3 आ रहा था बट नॉट इक्वल टू 1/2 यानी कि 1/3 के बराबर नहीं था। तो a1/a2 = b1/b2 था बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये यानी कि यस यानी कि हैंस द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, यानी कि ये था कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या किए हैं, 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको घर से बनाना है कि यानी कि ये दिया है और ये दिया है। देखिए यहाँ पे 1 यानी कि इसको देख सकते हैं x - 2y, तो a1 का वैल्यू दे दिया है 1 और b1 का वैल्यू दे दिया है 2। फिर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो a2 का वैल्यू दे दिया है 2 और अब b2 का वैल्यू दे दिया है 1। यहाँ पे देख रहे हैं तो 1/2 यहाँ पे आ रहा है बट यहाँ पे क्या आ रहा है 2/1 आ रहा है, यानी कि a1 का यानी कि यहाँ पे x/y और x/y की बात कर रहे हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इधर लाएंगे तो इसको इधर लाएंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये 1 रहेगा, तो ये 1/-2 बट ये क्या आ रहा है -2/1 आ रहा है। तो ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो रहा है, ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हो रहा है -1/2 और नॉट इक्वल टू -2/1। क्या इक्वल होगा, नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसमें कितना सोल्यूशन होगा 1 होगा और ये कैसा होगा लाइन ऐसा इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह इसका बनाइएगा तो आप घर से बनाइएगा, कॉपी बनाइएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, डू द फ्लोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ कंसिडेंट लाइन, यानी कि कंसिडेंट की बात कर रहा है तो कंसिडेंट के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि 2 कंडीशन था, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जिसमें 1 सोल्यूशन था, या फिर मैंने सोल्यूशन था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, यानी कि ये दोनों केस होगा तभी हमारा क्या करेगा लाइन जो होगा क्या हो जाएगा कंसिडेंट था, यानी कि ये कंसिडेंट था, ठीक है ना। इनकी कंसिडेंट का मतलब ठीक बताए थे, जिसमें 1 सोल्यूशन होगा फिर मोर देन 2 सोल्यूशन हो, तो वहीं से हमको देखना है। तो ये 1 यानी कि यूनिक सोल्यूशन वाला लेना है, इंटरसेक्टिंग वाला लेना और दूसरा कॉन्स्टेंट वाला। तो देखेंगे यहाँ पे तो a1 का वैल्यू, b1 का वैल्यू, c1 का वैल्यू, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c2 का वैल्यू। तो देख रहे हैं कि a1/a2 निकाले हैं, b1/b2 यहाँ पे निकाले हैं, तो a1/3/7 और b1/b2 यानी कि 1/21। तो यहीं से हमको पता है c1/c2 निकालने की जरूरत है। जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जा रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हेंस यस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सोल्यूशन, और ये क्या है यूनिक सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। और नेक्स्ट ये आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, फिर से आपको क्या करना है घर पे इसको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब 1 सोल्यूशन या फिर मेनी सोल्यूशन होना चाहिए और इनकंसिस्टेंट के लिए नो सोल्यूशन होता है। आप देखिए केस, अब दोनों का केस बताइए, यानी कि 1 सोल्यूशन के a1/a2 इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए इस तरह से, और मेनी सोल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड
यानी कि ये दोनों क्या है, लीनियर इक्वेशन दे दिया है ये, और ये दे दिया है नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। तो आपको सबसे पहले केस याद रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन है क्या है, कैसे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ पे केस दे दिए हैं। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे a1/a2 का वैल्यू निकाले हैं, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 था बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो लेमडा का वैल्यू निकालना है कि लेमडा का वैल्यू क्या हो सकता है जिसपे वो उसमें नो सॉल्यूशन होता है। a1/λ इक्वल टू λ/1, यानी कि इसको सॉल्व किए हैं तो क्या हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू ±1 आएगा। फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इस केस के लिए यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/c2 अभी ये इसमें निकाला है, ठीक है ना। तो वहाँ पर निकालना था, लेमडा का वैल्यू +1 -1 आया है, और फिर a1/a2 a1/a2 इक्वल टू c1/c2 से रिलेट कर दिया, यानी कि इसका इससे रिलेट कर दिया, पहले इन दोनों का रिलेट किया फिर इन दोनों का रिलेट कर दिया, तो यहाँ पे रिलेट किए हैं तो लेमडा का वैल्यू यहाँ भी माइनस आया, तो यानी कि लेमडा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकता है, इन्फिनाइट के लिए कितना हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि फॉर यूनिक सोल्यूशन के लिए, यानी कि नॉट होना चाहिए, यानी कि लेमडा का वैल्यू क्या नहीं होगा, यानी कि लेमडा का वैल्यू अगर 1 होगा या फिर -1 होगा तो उसमें वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी कि लेमडा का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए तभी वो सेटिस्फाई करेगा। अगर लेमडा का वैल्यू ये होगा तो इसमें यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b विल बी द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी कि ये इक्वेशन दे दिया है, ये इक्वेशन दे दिया है, कि ये इक्वेशन दे दिया है, तो देखिए a1/a यानी कि ये, यानी कि क्या होना चाहिए, यानी कि कितना सोल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन के लिए आपका ये केस था, ठीक है ना। तो a1 यानी कि ये एक इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तो a1 का वैल्यू 1, b1 का वैल्यू 2, c1 का वैल्यू -1, a2 का वैल्यू a-b, b2 का वैल्यू a+b और c2 का वैल्यू माइनस इंटू a+b-2 है। ये आपको कंडीशन याद है, कंडीशन ये है, तो कंडीशन यानी कि ये है, इसमें देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये दोनों ले लिए, सेकेंड में ये दोनों को ले लिए, या फिर आप इसको ले सकते हैं, यानी कि इसमें 2 स्टेप होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को लेना है, सेकेंड में इनको लेना है या फिर इसको लेना है, ठीक है ना। तो आपके सब माने कि फर्स्ट में इन दोनों को ले लिए, फिर उसके बाद इनको ले लिए हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करना तो 2 इक्वेशन बनेगा, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे वैल्यू ले लिए, आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू लेकर क्या किए हैं, पुट कर दिए, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, a1/a2 का वैल्यू पुट कर दिए और सॉल्व किए हैं, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किए हैं a-b इक्वल टू, यानी कि इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो 2 इंटू a-b +b, -2 -b, यानी कि ये प्लस वाला है, ये प्लस वाला तो इधर जाएगा क्या करेगा, माइनस करेगा, और ये भी जाकर माइनस करता है, ये माइनस तो माइनस में से a -3 हो गया, ये इक्वेशन 1 में ले। अब a1/a2 इक्वल टू c1/c2 ले लिए, इसको क्या करें, फिर ये माइनस से 1 कट गया, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व किए, यानी कि ये इसका वैल्यू, इसमें सिर्फ 1 कट गया तो b का वैल्यू जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया है, b का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। जब b का वैल्यू 1 आ गया है, तो b का वैल्यू जब 1 आएगा तो उसमें इक्वेशन जो 1 था, इसमें b का वैल्यू यहाँ पे पुट b बराबर 1 इक्वेशन 1 में पुट किए तो a का वैल्यू किया, हैंस द वैल्यू ऑफ a एंड b इक्वल टू 1 and 3, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा क्लास 10 का आएगा, बट उसमें कौन सा, यानी कि क्लास 10 चैप्टर 3 का होगा, बट वो उसमें जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, एलिमिनेशन मेथड होगा। इसमें एक टॉपिक 1 by 1 पे पढ़ा रहा है, और उससे क्वेश्चन आप पढ़िए, जैसे किसी एग्जाम या फिर स्कूल में पढ़ते हैं तो एक दिन में पूरा चैप्टर तो नहीं पढ़ जाता है, एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाता होगा, उसी तरह से हम यहाँ पे आप घर पे ऐसे पढ़ाते हैं कि जैसे आपको घर पर लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आप देख रहेंगे कि हम मेहनत करें। अगर आपको लगता है कि मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दिए, अगर नहीं लगता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, हम आपको नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्लीज़ थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन, ठीक है। धन्यवाद।